दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है विकास। विकास में है विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य: ज़्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि। राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित हैं। विश्व बैंक की विभिन्न विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में यह 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है, वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। जिनकी आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे कम है, वह विकासशील या निम्न आय वाले देश कहलाते हैं। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय विकास का अनुमान लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्यता स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। धारणीय विकास हो पर इससे परिवेश पर्यावरण को हानि न पहुँचे। धारणीयता ऐसी नियंत्रण प्रक्रिया जो भविष्य की नस्ल की उत्पादकता को हानि पहुँचाए बिना ही वर्तमान नस्ल की आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। औसत आय: देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग औसत आय निकाली जाती है। यह प्रति व्यक्ति आय भी कहलाती है। शिशु मृत्यु दर: किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। साक्षरता दर: 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। निवल उपस्थिति अनुपात: 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ प्रतिशत उपस्थिति अनुपात कहलाता है। राष्ट्रीय आय: देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। फिर इसमें आएगा पर्सन फर्स्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन में विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? इस मापदंड की अगर कोई तो सीमाएं क्या हैं? इसका उत्तर है विश्व बैंक द्वारा साधन है। विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख रूप से आय के मापदंड का प्रयोग किया जाता है। जिन देशों की आय अधिक होती है उन्हें हम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है, परंतु विभिन्न देशों की तुलना करते समय उसकी कुल आय को ध्यान में रखकर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या विभिन्न होती है। इसलिए इससे यह पता नहीं चलता कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है। इसलिए दो देशों की तुलना करते समय बुलाई की बजाय 27 तुलना करते हैं। इसी औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। विश्व बैंक ने अपनी 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट में इसकी औसत आय के मापदंड से देशों का वर्गीकरण किया। वह देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय 10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी उन्हें समृद्ध देश माना गया। जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय और $825 प्रति वर्ष या उससे कम थी उन्हें निम्न आय का देश कहा गया। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय पहला सेकंड क्वेश्चन तो पढ़ लो। यह विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? इसका आंसर है सेकंड का। विश्व बैंक ने विभिन्न देशों के विकास की तुलना करते समय केवल आय के
मापदंड को ही अधिक महत्व दिया है, परंतु यह मापदंड उचित नहीं है, क्योंकि एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए आय के अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। विश्व बैंक के वर्गीकरण से परे हटकर यूएनडीपी ने जो वर्गीकरण का मापदंड अपनाया है वह कहीं बेहतर माना जाता है। इसके द्वारा देशों की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ निम्नलिखित पहलुओं पर भी जोर दिया गया है। फर्स्ट, लोगों का शैक्षिक स्तर, सेकंड लोगों का स्वास्थ्य स्तर, थर्ड वर्गीकरण का यह ढंग अधिक उचित लगता है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आएगा, थर्ड क्वेश्चन में धारणीयता का विश्व विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आएगा धारणीयता का यह अर्थ है कि प्रकृति के विभिन्न साधनों का प्रयोग ऐसे किया जाए कि उनका अस्तित्व समाप्त न होने पाए। यदि हम प्रकृति के संसाधनों का बड़ी समझदारी और सूझबूझ से प्रयोग करेंगे तो हमें भी उनका लाभ रहेगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिलेगा। प्रकृति के पास हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सब कुछ है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने लालच है उनका शोषण करेगा तो यह साधन जल्दी समाप्त हो जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। ऐसी स्थिति कभी भी लाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लालच को तैयार कर हम संसाधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि हम भी भूखे न रहे और आगे आने वाली पुश्तें भी उनसे वंचित न रहे। हमें अपने वन और खूनी साधनों को मानव शोषण से बचना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे पशुओं और पौधों की बहुत ही निचले नष्ट हो जाएंगे और आगे आने वाले लोगों को उनकी सुंदरता और लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो यह हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा हानिकारक। इसलिए हमें अपने साधनों का प्रयोग एक उचित मात्रा में करना चाहिए।